नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। कोरोना और लॉकडाउन के चलते पूरे देश में सबसे ज्यादा मार अगर किसी को पड़ी है या सबसे ज्यादा मुश्किलें अगर कोई झेल रहा है तो वो पूरे देश में अलग अलग जगह काम करने वाले प्रवासी मजदूर हैं। ये मजदूर अपने घरों को लौटना चाहते हैं। कोरोना का डर इनमें समाया हुआ है और ये लगातार हम देख रहे हैं कि नेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया पर, अखबारों की सुर्खियों में इन मजदूरों के साथ रोजाना पेश आने वाले हादसे, इनकी जा रही जानें हमारे यानी हम पूरे समाज से सवाल पूछ रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या इनके भी कोई मानवाधिकार हैं? क्या ये भी कोई अस्तित्व रखते हैं? तो क्या वजह हैं? किन वजहों से ये प्रवासी मजदूरों की हालात आज यह है? ये पुलिस के डंडे खा रहे हैं, लगातार प्रशासन से गालियां सुन रहे हैं, सड़कों पर रौंदे जा रहे हैं, रेल से रौंदे जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ चंडीगढ़ की मशहूर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रमनीत एस मुखर्जी हैं। रमनीत लगातार ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में काम करके ह्यूमन राइट्स के अवार्ड्स जीत चुकी हैं। इन्हें यूएन से अवार्ड मिले हैं, इन्हें विमेन लीडर का अवार्ड दिया गया है और ये लगातार जो पीड़ित हैं, जो खासतौर पर महिलाएं, मजदूर वर्ग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ बनती हैं। आज सच कहूं के साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में इन मजदूरों के हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, खुद मजदूर जिम्मेदार हैं, समाज जिम्मेदार है? कौन इन मजदूरों की इस मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार है? इस पर बातचीत होगी। रमनीत, आपका सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी, सबसे पहले तो मैडम मैं ये जानना चाहूँगा आप कैसे हैं? आपका परिवार इस कोरोना की जो महामारी है वो उसमें कैसे हैं आप? अनिल जी, सबके लिए स्थिति एक ही जैसी है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना हम प्रिकॉशंस ले सकें, जितना खुद को सुरक्षित घर के अंदर रख सकें, उतना ही हम बाहर भी जाते टाइम जो कुछ एक बेसिक नॉर्म्स हैं, कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने की, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, तो बहुत से लोग कई बार थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, तो हम उन चीज़ों में भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इवन अपने बच्चों जी, को भी हम बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर वो जाते भी हैं, तो बिना मास्क, बिना सैनिटाइज़र के नहीं जाते हैं। और कोशिश करते हैं कि चाहे वो घर में, अब तो काम वाले घर आते ही नहीं है, आपको पता है जो माहौल है। जी। लेकिन मैं जैसे अब चंडीगढ़ में हूँ, यहाँ रह रही हूँ 45 के जी, एरिया में। तो यहाँ पे अब जी, धीरे-धीरे ऑब्ज़र्व किया है कि भी गाड़ी धोने वाले आ रहे हैं सुबह के टाइम या जैसे भी है। तो वो फ़ॉलो करें ना करें, पर हम उन्हें थोड़ा-सा एक नैतिकता के तौर पे कोशिश करते हैं जागरूक करने की और उन्हें बताने की कि भई आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर जी, करें या अपना मुँह ढकें। जी, तो जी। ये कुछ चीज़ें हैं जो फ़ॉलो कर रहे हैं और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक बहुत ही एक चैलेंजिंग टाइम्स है, जहाँ पर जी, आपको एक-दूसरे के साथ वक़्त बिताने का मौका मिल रहा है, वहाँ एक तरीके की एक अनिश्चितता है, एक तरीके की अनसर्टेनिटी है कि अब आगे क्या? अब आगे जी, अ, जैसे मेरी बिटिया 12th क्लास के अभी एग्ज़ाम्स देकर हटी हैं, तो उनके जी, लिए चैलेंज है कि आगे क्या? आगे जी, कब रिज़ल्ट आएगा, कब क्या होगा? जी, जिनकी नौकरियाँ हैं, जो वर्क फ्रॉम होम वाले कांसेप्ट में उतना कंफर्टेबल नहीं है, उनको एक ऑफ़िस के रूटीन की आदत है, तो हुँ, उनके लिए भी चैलेंज है क्योंकि कंपनीज़ अब अपने ढंग से कर रही हैं। तो अब जब जी, हम लोग यहाँ पर घर पे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं, कभी-कभार थोड़ी बहुत बच्चों के साथ वक़्त बिताते हैं, थोड़ा उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। ये जी, ज़रूर है कि भी ये वक़्त डरने का नहीं है, लेकिन सजग रहने का है। मतलब एक सजग पैनिक मोड में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने एक हमारा जो ये माइंड है, एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर की तरह है। अगर हम उसको हुँ, थोड़ा-सा एक कहते हैं ना, एक स्ट्रेंथ देते हैं, सही सोच मेंटेन करके रखते हैं कि ये हमारी इस टाइम की एक नीड है कि हमें कुछ चीज़ें हुँ, फॉलो करनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। चाहे 1 सेकंड जी, की भी हो, 1 सेकंड भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ जी। चीज़ें हैं जो हम लोग घर पे फॉलो करें। जी मुखर्जी मैम एक चीज़ जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आज के समय में जब कोरोना के दौर में लोग जो है, जो संपन्न लोग हैं, जो जिनका रोज़ी-रोटी का संकट इतना बड़ा नहीं है, जो जीवन यापन कर सकते हैं, वो अपने घर में हैं और उनका सिस्टम ठीक है, वो अपना गुज़ारा कर रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश की सड़कों पर कोई भी प्रदेश है, उसकी सड़कों पर प्रवासी मज़दूरों की लाइनें लगी हुई हैं, जो अपने घरों को लौटना चाहते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में वापस जाना चाहते हैं। वो हमारे यहाँ काम करते थे और उन्हें अब जब काम नहीं है या उन्हें रहने की, खाने की व्यवस्थाएँ नहीं हैं, तो वो घरों को लौट रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अनिल जी, इसके बारे में 2 पहलू हैं। पहला तो ये है कि जो लोग
जैसे अब चंडीगढ़ में ही है, मुझे याद है 11 सेक्टर में जहाँ ये कुमार मेडिकोज वगैरह, वहाँ बहुत सी जूस वगैरह की शॉप्स और बहुत से कुछ मेरे नोन हैं जो यूपी साइड से आके अपनी फैमिली से ना धनास और आउटर एरियाज में कहीं रह रहे थे। अब वो मूवमेंट में आ गए हैं कि जी हम यहाँ नहीं रहेंगे। पहली बात तो ये है कि वो लोग जागरूक नहीं हैं। उनके माइंड में क्या है कि एक महामारी फैल रही है और हमें यहाँ से अपने गाँव पलायन करना है। अब ओके। उस केस में क्या है कि आप या मैं जब हम उन्हें समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें आप फ़ॉलो करें, आप यहाँ भी सुरक्षित हैं, जितना घर पे हैं तो जी, वो नहीं हुआ। अब इसी चीज़ का दूसरा पहलू देखते हैं, जहाँ कुछ ऐसे लेबर हैं जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, जहाँ वो किराए पे रह रहे थे, तो मकान मालिकों ने किराया भी लेकर ही माना। फैक्ट्री मालिकों ने उतना ही वेतन दिया जितना था, कुछ एडवांस पे नहीं करा क्योंकि फैक्ट्री मालिक की अपनी प्रॉब्लम है, उसको टैक्स भी पे करना है। उसके जितने जी, दिन उसकी फैक्ट्री चल रही है, वो टैक्स दे रहा है, पर उसका सामान नहीं निकल रहा, उसका बिक नहीं रहा। तो जी। पेमेंट वहीं की वहीं है। हुँ, अभी पिछले दिनों ये जो आपका हाईवे है, मैं पूरे पे तो नहीं गई क्योंकि थोड़ा-सा बीइंग स्पेशली एबल्ड मेरा ड्राइविंग और वो और कोरोना को लेके थोड़ा-सा जागरूक होने की वजह से, मैंने एक ये बनाया कि मेरे को कुछ बैरियर्स और उन चीज़ों पे खुद एक चीज़ें चेक करनी है कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। हुँ, वहाँ मैंने पाया कि सबसे एक आपके इस चैनल के थ्रू मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। जो जी, पुलिस वाले बैरियर पे हैं, मतलब उनको हार्टिएस्ट सैल्यूट है। वो अकेला गाड़ियों का काम नहीं कर रहे, गाड़ियों की चेकिंग नहीं कर रहे। इनफैक्ट बहुत से ऐसे पुलिस वाले हैं, जो जब इन फैमिलीज़ को जाते हुए देख रहे हैं, जिनके पैरों में स्वेलिंग है, कुछ है, वो उनको पानी भी पिला रहे हैं और ट्रक्स को रोककर उनको मतलब रिक्वेस्ट करके कि हम आप चिंता ना कीजिए, आपको कोई पैसे नहीं देने, आप इस ट्रक पे बैठिए, आप यहाँ से जाइए, आपने जहाँ जाना है, आप पैदल मत चलिए। जी, अब बारी आती है, आप ये देखिए कि भी जब ये मज़दूर एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, हुँ, तो पहली ज़िम्मेवारी मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार की सबसे मेजर देखिए ये एक ना जैसे फूड चेन होता है, ये वैसे बना हुआ है। जी, अगर मैं एक बिज़नेस पर्सन हूँ, मेरे पास अगर पैसा नहीं है, तो मैं अपने मज़दूर को आगे पैसा कैसे दूँ? अब मेरे मज़दूर जी, को पैसा नहीं मिल रहा, तो वो आगे किराया कैसे दे? अपने बच्चों की रोटी रोटी का क्या करे? चंडीगढ़ प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया कि उन्होंने बहुत से ऐसी बेल्ट्स में खाना बाँटने का और राशन की सुविधाएँ करने की पूरी-पूरी कोशिश करी। लेकिन जी, फिर भी अनफॉर्च्यूनेटली नंबरिंग के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। जी, एक रात पहले जब जाके कोई सरकारी महकमे का इंसान सर्वे करता है, उसको पता लगता है यहाँ पर 500 लोग रह रहे हैं। उसी के हुँ, अकॉर्डिंग एक चार्ट बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बनता है कि 500 हुँ, परिवार हैं भई, 500 परिवार को हमें राशन देना है। जी, लेकिन रातों-रात क्योंकि ये मूवमेंट हो रहा है, रुक नहीं रहा, हुँ, तो वो हुँ, 500 700 हो गया या 800 हो गया। जी, नतीजतन 300 परिवार बिना बढ़ राशन गए, के, बिना बढ़ पानी। गए। जी, जी, अभी एक बहुत वीडियो एक बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक लेडी एक बच्चे को सूटकेस पर खींच के लेके जा रही लेके जा जाती दिख रही है। जी, जी, अब इसमें बहुत सी बातें हैं। कहीं न कहीं इन लोगों का एजुकेटेड ना होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप समझिएगा इस बात को। इन्हें ये समझ आता है कि अगर हम अपने गाँव पहुँच जाएँगे क्योंकि ये महामारी है, एक हुँ, साइकोलॉजिकल ब्लॉकेड है। वो हुँ, आप और हम 2 दिन के अंदर इनका साइकोलॉजिकल ब्लॉकेड दूर नहीं कर सकते। जी, अब वो चल पड़े, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि जी हमें खाना नहीं मिल रहा। हुँ, प्रशासन ने राशन का और सब चीज़ों का कर दिया। पॉलिसी बनाना एक चीज़ है लेकिन वो इम्प्लीमेंट जहाँ फील्ड में होना है, वहाँ जी, तक वो नहीं हो पा रही। तो जी, अधिकार तो हैं, बच्चों हुँ, यहाँ इस टाइम पर बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, औरतों हुँ, के अधिकार का हनन हो रहा है हुँ, और जो मेल्स हैं उनका भी हो रहा है। हुँ, अच्छा, इस सब में सबसे एक बड़ा ही एक जो नज़रिया अलग-सा दिखाई देता है वो ये है कि यही मज़दूर शराब के ठेकों के आगे भी पाए जा रहे हैं। हुँ, आप जी, देखेंगे जैसे ही खुले तो वहाँ लाइन पे लाइन लगी हुई है। जी, तो ये चीज़ें बड़ी इंटरकनेक्टेड है। इनके अधिकारों के लिए सरकारें बना रही हैं पॉलिसी, कोशिश भी कर रही हैं इम्प्लीमेंटेशन करने की, लेकिन बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर एक जगह 100 परिवार है, 100 परिवारों के लिए मैं एक प्लानिंग बनाती हूँ, तो हुँ, परिवार रुके भी तो। जी, परिवार रुके भी तो। अब परिवार को जी, रोकने का ये मैं फ़ील करती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा सोशल वर्क और जब मैं पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों को देखती हूँ, आप खुद मीडिया से हैं तो आप इस बात को मानते होंगे जब इलेक्शंस होते हैं, वोट्स होते हैं ना तो बहुत से लोकल नेता आ जाते हैं, कि मैं इस जी, वार्ड का अध्यक्ष हूँ, मैं इस वार्ड का हूँ। इस टाइम पर अनफॉर्च्युनेटली वो नेता नहीं दिख रहे। जी, आप बापू धाम जी, की बात जी, करें, आप मलोया जी, की बात करें,
कहाँ है ये लोग? क्यों ये इन हुँ, लोगों को नहीं रोक रहे कि भाई मैं बैठा हूँ, तुमने मुझे वोट हुँ। दिया, मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हें भूखे नहीं मरने दूँगा। कहीं तो जी, कुछ जी। गड़बड़ है, कहीं तो जी, कुछ आपने ब्रेक जी, है। आपने एक एक बड़ा सवाल ये देखिए उठाया और एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चाहे मज़दूर हैं, इनके ग्रुप्स हैं और इनके ग्रुप्स में लीडर्स होते हैं जो जब वोट होता है, जब कोई ऐसी ज़रूरत होती है तो ये लीडर्स जो है इन्हें लीड करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी तक इनका जो है सपोर्ट भेजा जाता है, कोई ना कोई नेगोशिएशंस भी होते हैं। लेकिन इस समय वो लीडर्स इनके नज़र नहीं आ रहे, इनको इनके हालात पे छोड़ा जा रहा है। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि चूँकि आपने अभी कहा कि जो इनके मानवीय अधिकार हैं, जो लेडीज़ हैं या जो जेंट्स हैं जो सड़कों पर इनको अगर कानूनी तौर पर देखा जाए, क्या इनके कोई कानूनी अधिकार बनते हैं? इन्हें राइट टू लाइफ का अधिकार तो है ही है, फूड का, बाकी इनको ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीज़ों में कोई टेक्निकल चीज़ ऐसी आप बताएँ जिससे क्योंकि मैंने एक चीज़ मैं और इसमें ऐड कर दूँ कि अभी तक पूरे भारत में जहाँ तक मैंने टटोला है, मुझे जो मिला है, उसमें शायद मैं एक आधी खबर ना देख पाया, लेकिन जो मुझे मिला, राजस्थान में सिर्फ़ 2 ही ऐसे वकील हैं जिन्होंने मानवाधिकार को वहां अप्रोच किया कि इन मजदूरों के लिए कुछ किया जाए। उसके बाद जो एक औरंगाबाद में अभी ट्रेन हादसा हुआ जिसमें मजदूर जो है रेल के नीचे आए, वहां से नेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स है उसने रिपोर्ट जो है सरकार से मांगी है, महाराष्ट्र सरकार से। इन 2 के अलावा मुझे मानवाधिकार की कोई बड़ी खबरें नज़र नहीं आई। उसके देखिए, अब जब आप एक शब्द यूज़ करते हैं मानवाधिकार, मानवता, राइट? ह्यूमन बीइंग जी, जो कोई भी एक एक जीवित इंसान है, जो हुँ, इस धरती पे पैदा हुआ है, वो चाहे भारत में हो, चाहे अब्रॉड हो, तो उसके अधिकार हैं, उसकी बात। जी, अधिकार के साथ ज़िम्मेवारी साथ-साथ आती है। अब जी, ज़िम्मेवारी कौन कैसे समझेगा? मैं इस टाइम पर बहुत अफ़सोस फ़ील करती हूँ कि ये जो जॉनर है हमारा, जो मज़दूरों का जी, जॉनर है, इनको मुफ़्त की पढ़ाई-लिखाई शुरू से नसीब नहीं हुई। आप माने जी, या ना माने इस टाइम पर अनएजुकेशन जो एक हमारा एजुकेशन का जो एक एक वो जो एक धागा टूट गया है और जिसके चलते हम इनको नहीं रोक पा रहे हैं। देखिए सिंपल है, मैंने रास्ते में आते हुए किसी एक से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा जी कि अभी हम हिमाचल से आए हैं और हम बरेली जा रहे हैं, पैदल चली हुई फैमिली। और ये मैं बता रही हूँ आपको जी, अम्बाला के पास जो ये कैंट छावनी एरिया है वहाँ का इंस्टांस है। पुलिस वालों से भी जी, बात हुई, पुलिस वालों ने कहा कि मैम हमें इनको लिटरली रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि भाई ट्रक पे चढ़ो। हम ट्रक वालों को रोक रहे हैं कि हुँ, भैया ये मतलब इनको एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँचाओ जहाँ इनकी बसेस चलती हैं या कुछ है। हुँ, रोल सब करने की कोशिश कर रहे हैं अनिल जी, लेकिन मदद भी उसकी की जाती है जो अपनी खुद की मदद खुद करे। ये इतने डर गए हैं, जी, ये जो एक एक खबरों में आया ना जी, कोरोना वायरस, पैनिक में आ गए हैं ये। आप और मैं उस जी, चीज़ को नहीं समझा सकते। अब बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं वो क्या कर रही हैं। अब मैं बात करती हूँ, पंजाब में ऐसी बात नहीं है, हम लोगों का जो एक जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ इंडिया की, ह्यूमन राइट्स मंच जी, रजिस्टर्ड हुँ, बॉडी है दिल्ली से। तो हमारे मेन है जैसे हुँ, डॉक्टर खेड़ा है, मैं हूँ। हम लोग बीच में पुलिस हुँ, स्टेशंस पर भी गए। हमने पुलिस पर्सन्स को स्पेसिफिकली करा क्योंकि मेरा मानना है वो फ्रंट लाइन पर है, इन सबसे डील कर रहे हैं। उनका भी यही फीडबैक था। हमने इन लोगों से ही बात करी। हम लोग कुछ और हुँ, चीज़ों पर भी मुद्दे उठा रहे हैं। अब बारी आती है मज़दूरों हुँ, की। क्वेश्चन, हुँ, मज़दूर रेलवे ट्रैक पर सोने ही क्यों गया? अजीब बात लगेगी लेकिन जी, प्रैक्टिकल फैक्ट। क्यों? क्योंकि जी, उसको ये पता है कि अगर मैं बैरियर पर गया, मुझे हुँ, पकड़ के चेक करेंगे टेम्परेचर, मुझे क्वारंटाइन करेंगे और हो सकता है मुझे 14 दिन के लिए रखा जाए। जी, अब अब एक आती है पढ़ा इंसान लिखा इंसान जब एक न्यूज़ पढ़ता है या न्यूज़ सुनता है, वो एक गेज करता है कि यार एक प्रॉब्लम है, पैनिक हमें होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सुरक्षा उठानी है। जी, मज़दूर क्या करता है, परिवार लेता है, गठरी लेता है, वो उन बैरियर जहाँ पुलिस है, कहीं पे भी जहाँ उसको लगता है कि स्क्रीनिंग होगी, उसको अवॉइड करने के लिए वो रेलवे ट्रैक पे चल रहा है। हुँ, नतीजतन ये हादसे, पहला हादसा वो हुआ जहाँ पे 16 मज़दूर गए, अब ये हादसा जहाँ 25 गए। कैसे जी, गए? क्या ये पता नहीं है कि रेलवे ट्रैक पे हमें नहीं सोना? या जी, इसमें क्वेश्चनिंग आ जाती है रेलवे पुलिस कहाँ पे थी उस टाइम पे? हुँ, बिकॉज़ जी, बिल्कुल, व्हेन दे आर स्लीपिंग ऑन द रेलवे ट्रैक्स नॉर्मली आपने देखा होगा वो एक छोटी-सी गाड़ी आती है, किसी भी ट्रेन के आने से पहले वो चेक करती है कि यू नो जो ट्रेन्स हैं, जो रेल पटरी है वो ठीक है कि नहीं है। तो जी, जी, अगर जी, उसके ऊपर कोई चेकिंग करने गया ही नहीं, अगर गया होता तो उसको पता होता कि 25 लोग वहाँ सो रहे हैं। जी, एक जी, इतना बड़ा हादसा होना या मान लीजिए ट्रक के कोलिजन्स होना। तो हम जी, बात कर रहे हैं यहाँ पर उन मज़दूरों की
जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन्हें कोरोना से ज्यादा भूखमरी से डर है। जी। अगर आप हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा में बहुत से मजदूर हैं जो एक्चुअली जो यूपी या कहीं से हैं, वो एक्चुअली जिन्होंने एप्लीकेशंस डाली हैं, आप वेबसाइट पे जाइए, एप्लीकेशंस डाली जी। हैं हरियाणा में वापस आने के लिए कि जी जी, हमें बिल्कुल। काम करना है, हमें बिल्कुल। फैक्ट्री में काम करना है। जी। चंडीगढ़ प्रशासन के आगे आने वाले मेरे हिसाब से 1.5 या 2 महीने में एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। इवन घर में जो लोग हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे चंडीगढ़ में सीनियर सिटीजन ज्यादा हैं इन कंपैरिजन जी। टू यंगर जनरेशन। आई एम टॉकिंग जी। मेन चंडीगढ़, मैं आसपास ट्राई सिटी की हुँ। बात नहीं कर रही हूँ, मेन चंडीगढ़। ट्राई सिटी में हुँ। भी मुझे लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम के बच्चे बाहर हैं या एनआरआईज हैं या बैंगलोर यहाँ वहां काम कर रहे हैं, सो दे आर नॉट स्टेइंग विद देयर पेरेंट्स। हुँ। तो अब उस टाइम पर जब इन लोगों को एक मदद की जरूरत है, अभी हुँ। तो ये गरीब लोगों को हमारी जरूरत है। लोग देखते हैं, मुंह फेर के निकल जाते हैं, बीएमडब्ल्यू गाड़ियों में हुँ। निकल जाते हैं, उनको लगता है अरे नहीं नहीं ये तो ये कर रहा है। अरे आप खुद नहीं करना चाहते, आप पुलिस वालों को तो कॉल कर सकते हो कि सर यहाँ हुँ। पर मैंने 8 मजदूर देखे हैं जी, आओ हेल्प करो। हुँ। हुँ। अंबाला सदर के अंदर, क्योंकि देखिए ये लोग इतने पक्के हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप और मैं हम मिडिल क्लास से है, आपके मेरे घर में हुँ। आटा खत्म होगा, हम हुँ। शर्मो शर्मी किसी को बताएंगे भी नहीं। किसी हुँ। दोस्त से कर्जा बिल्कुल। मांगेंगे, भाई 500 रुपए पेटीएम कर दे, पैसे नहीं आटा लाना, जी, राइट? जी, जी, जी। बट ये कैटेगरी को अगर वाकई सब सहूलियत मिल रही है और अगर वाकई सब राज्य अपना काम सही कर रहे हैं, तो हुँ। इतना इतना स्ट्रॉन्ग पलायन मैं नहीं मानती कि होता। अब देखिए हर तरफ से हो रहा है, एक जगह से नहीं हो रहा। दिल्ली में भी हुँ। हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, चंडीगढ़ से भी हो रहा है, हिमाचल से भी हो रहा है, हुँ। राजस्थान से भी हो रहा है, फ्रॉम एवरीवेयर। हुँ। और हाइट ये है कि खुद यूपी और बिहार क्या अभी तैयार हुँ। है इन सब मजदूरों को वापस हैंडल करने के लिए? क्योंकि जी। यूपी में मेरे पास एक पुराना मतलब हेल्प ही था लड़का, गाँव में ही है, उसका मुझे फ़ोन आया। हुँ। तो उसने हुँ। मुझे बात करी कि भाभी हमारे गाँव से 5 किलोमीटर दूर ही अभी उन्होंने लोगों को रोक रखा है। हुँ। अब सोचिए, यहाँ से तो ये चले गए पैदल-पैदल, हुँ। साइकिल पे चले गए, अपने गाँव हुँ। पहुँच गए, पर गाँव से 5 किलोमीटर पहले ही पुलिस वालों ने रोक दिया कि भैया तुम रुक जाओ, घर नहीं जा सकते। हुँ। नतीजा, वो ना घर तो के हैं, ना कहीं न घाट के। कहीं जी, हाँ, जी, कहीं घर जी, के ना घाट। जी, तो अब जी। कहीं न कहीं मेरा ये मानना है, वो जो लोकल लोग जो ये हुँ। क्लेम करते हैं कि मैं समाज सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ या मैं हुँ। राजनीति में आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, आपकी आवाज़ बन के खड़ा हूँ। बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर उन लोगों का आगे आना और इन लोगों को जैसे कहते हैं ना छोटे बच्चे को आप अडॉप्ट कर लेते हो, अपने बच्चे को सब केयर करते हैं। हुँ। दूसरे हुँ। के हुँ। बच्चे को करना बड़ा मुश्किल काम है, अपने बच्चों को अडॉप्ट करना। बीच में जी। बहुत ही एक अच्छा ट्वीटर आया था मनोज परिदा जी का। कर रहे हुँ। हैं वो लोग कई जगह पे हम लोग मतलब बातचीत में दिखता भी है कि इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं हो रहा जितनी बातें हो रही हैं। लेकिन जी। एक चीज़ मैं बढ़िया कही थी, सबको रिक्वेस्ट करी थी कि भाई अगर आपके घर में कोई ड्राइवर हुँ। है, कोई नौकर है जो हुँ। घर नहीं आ रहा है, आप उसको सैलरी ज़रूर दें। ठीक है सर, हम हुँ। दे देंगे। लेकिन अब हुँ। मेरा बिज़नेस है, मेरी तो दुकान ही नहीं खुल रही, मेरा पैसा कहाँ से आएगा? जी। मैं उसको तो जी। रोटी दे दूँ, कोई दिक्कत हुँ। नहीं। ह्यूमन हुँ। है, मैं मेरे पास ₹100 है, मेरे को पता है मेरा ₹40 में काम चलेगा, मैं ₹60 देने को तैयार बैठी हूँ। जी। तो ये चेन सिस्टम है अनिल। जब तक चेन सिस्टम में हम सीक्वेंसिंग नहीं लाएँगे, हम हुँ। हर किसी को लेवलिंग नहीं करेंगे, ये एक दिक्कत और एक ये भयंकर दिक्कत के तौर पे हमारे सामने आने वाला है। जी मैडम, मेरा अगला सवाल ये है कि चूँकि आपने बड़े विस्तार से ये जानकारी दी कि जिस तरीके से मज़दूरों की मौजूदा स्थिति है, उसमें ताली जो है एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बज रही है। मज़दूरों को अपना पार्ट अपना प्ले करना चाहिए और सरकारों को अपना करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल इसी बीच यही है कि अब चूँकि 4 साल के सड़कों पर है, क्या हल आप समझते हैं कि हो सकता है? क्या समाज को अब आगे आना चाहिए? जो संपन्न लोग समाज हैं, उनको आगे अनिल जी, समाज आगे आ रहा है। मैं एक चीज़ जी, बता दूँ, जी, समाज आगे आ रहा है। मैं बहुत मतलब मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि ऐसे लोग हैं। आपको याद होगा जब कावड़िया चलते हैं ना, जी, कावड़ियों जी, का टाइम आता बिल है शिवरात्रि जी, पे, उस टाइम पे जी, जी, तंबू लगते हैं। जी, मेरे जी। को इतना अच्छा लगा, ये इसी बेल्ट पे अगर आप जा सकें, आप खुद भी देख पाएँगे। हुँ। 1-2 ऐसे मेजर लोग आगे आए हैं इंडिविजुअल्स, जिन्होंने स्पेसिफिकली करा है कि राहगीरों के लिए मुफ्त भोजन और रहने का स्थान उपलब्ध है और उन्होंने एरो डाला हुआ है और उन्होंने जी, तंबू लगाया हुआ है, बड़ा सारा हलवाई लगा रखे हैं कि यहाँ आओ और खाओ। अब यह चैलेंज जी, इन लोगों को क्या है? सरकार को ये चाहिए कि जो ऐसे आ रहे हैं, जैसे कावड़िया के टाइम में वो लोग कर लेते थे ना सारे प्लानिंग करते थे, रस्सियाँ बाँध देते थे ताकि पैदल चलने वाला एक साइड ही चले, जी, गाड़ी जी, और स्कूटरों के बीच में कोई हादसा ना हो। फिर जी, कावड़ियों जी। के लिए स्पेसिफिकली साइड पर ही बड़े से तंबू लगा दिए जाते थे ताकि वो करें। पर अब यहाँ चैलेंज ये है अनिल,
सोशल डिस्टेंसिंग मेजर कंसर्न है। ये जी, लोग इकट्ठे बिल्कुल। चलते हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। आप, क्योंकि मैं बार-बार इस बात पे बहुत जोर दूँगी कि एजुकेशन, इनका जो अनपढ़ होना है, इनके जो एक वो माइंडसेट है, उसको बदलना बड़ा मुश्किल काम है। आप उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे ना कि आप 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे रहिए, हुँ, तो हुँ। वो सहम जाते हैं कि भई मेरे को मेरे परिवार से थोड़ा दूर बैठने को भी क्यों कह रहे हो? अगर क्यों इतनी कह रहे भीड़ है, मैं गुम गया तो? मेरा बच्चा हो? जी, गुम गया तो? जी, ठीक जी, है, जी, अच्छा। जी, इनसिक्योरिटी, जी, बिल्कुल। सबसे हैरानी वाली अब ऐसी बात नहीं है, एनजीओस है नहीं, पर अब चैलेंज क्या हो गया, बहुत से राज्यों में ये होगा कि एनजीओ काम ही तभी करेगा अगर सरकार से वो पहले परमिशन लेगा। जी, अब एनजीओ क्या करे? एनजीओ तो तैयार बैठा है, कोई इंडिविजुअल भी तैयार बैठा है कि जी मेरी सैलरी है जी 50,000 रुपए जो भी है, मैं अपनी सैलरी से 10,000 रुपए जो भी है हफ्ते में एक बार जाकर मैं कुछ लोगों सामान को दूँगा। हेल्प करना, जी, जी, हेल्प करना चाहते तो कुछ हमारे जैसे हैं जो, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी के चलते मेरे मेडिकल के हैं, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं, हमारे पास हैं जो भी, हम उसी में ही साथ-साथ बाँटते हैं। मैंने हैं। जी, खुद जी, चंडीगढ़ बैरियर्स में जितने थे, मैंने चंडीगढ़ पुलिस को भी सामान दिया अपने ट्रस्ट की जी, तरफ से, जितनी जो जी, मेरी हिम्मत थी, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे अभी हम भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई फंड्स नहीं जी, है, कुछ नहीं है, बट जितना कर सकें। लेकिन पिछले आप ये लगा लीजिए 3 हफ्तों से मेरी जी, कोशिश रहती है कि 2-3 दिन के अल्टरनेट पे एक चक्कर मैंने चंडीगढ़ का और आउटर बैरियर्स पे मैं लगाती ही लगाती हूँ। जी, और आप यकीन नहीं मानेंगे, इवन पंचकुला बैरियर पे भी ये हुआ है, जहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है इस टाइम पे कि भी एक्सपायर्ड पास या वो ना हो, और वो कोशिश करें कि जो मजदूर क्रॉस करते हैं उनकी भी हेल्प करने की। उन पुलिस वालों के पास 3 दिन तक सैनिटाइजर नहीं था। मैंने गाड़ी जी, की ब्रेक लगाई, मैंने कहा सर सैनिटाइजर अभी कितने लोग हैं? मैं नॉर्मली यही जाके पूछती हूँ जी, हाँ, अभी कितने हुँ, आदमी हैं? एंड दे आर हुँ, लाइक कि हुँ, मैम जी, 15 लोग हैं। मैं कहा सैनिटाइजर? वो बंदे ने मेरे से कार्ड लिया कि मैम प्लीज अपना कार्ड देके जाओ, हम फार्मास्यूटिकल वालों को पिछले 2 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, हमारे पास सैनिटाइजर नहीं है। अब आप जी, सोचिए, ये पुलिस वाले मज़दूरों को हैंडल कर रहे हैं, गाड़ियों को हैंडल कर रहे हैं, अब उनके अपने जी, पास सैनिटाइजर, और ये हमारी फ्रंट वर्कफ़ोर्स है, तो क्या पुलिस वालों को कोरोना नहीं होगा? उनको होगा जी, तो उससे आगे बिल्कुल। हमें नहीं होगा या किसी और को नहीं होगा। जी, तो जी, ये जी, छोटे-छोटे इंस्टांसेस हैं जो इस सारे सिचुएशन का एक सम अप है। अब जो जी, हमारे ये मज़दूर हैं, लोग तत्पर हैं, समाज आगे आने को तत्पर है, पर वो एक इस टाइम पर सोशल डिस्टेंसिंग और उसके चक्कर में इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ और वो कर दी हैं कि आम आदमी चाहकर भी अगर करना भी चाहे कि ठीक है, वो जाता है डीसी, डीएम ऑफिस या ई हुँ, हुँ, पास के लिए अप्लाई करता है, तो उसका ई पास रिजेक्ट हो जाता है। जी, कि आपकी मेडिकल इमरजेंसी नहीं है या कुछ नहीं है, या जी, आपको काम करना है तो नोडल ऑफिसर एनजीओ आप उसके पास जाएँ। वो जी, कहता है जी, जी, नहीं जी मेरे पास एनएसएस के लोग हैं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो आप बताइए जी, ऐसे लोग क्या करें? मैं जी, तैयार बिल्कुल। बैठी हूँ, तो ये आप तैयार कहीं न बैठे हैं, कहीं, तो जी, जी, नहीं जी, है। जी, बिल्कुल आपकी बात जो है वाज़िब यहाँ नज़र आती है कि लोग तैयार हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन रास्ता नहीं है। मेरा अगला सवाल ये है कि मैडम, चूँकि अभी लॉकडाउन को जो है लगभग 3 महीने होने को हैं, और इसी बीच जो एक खबर आती है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसमें काफ़ी बड़ा जो है राइज़ हुआ है, उनके नंबर्स में राइज़ हुआ है। आप इसे कैसे देखती हैं? और इसका हल क्या है? किस तरीके से जो महिलाएँ हैं, उन तक कोई मदद अगर कोई माँगना चाहता है, तो उन तक पहुँचाई जाए? अ, आप को की जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताती हूँ कि भी मैं यूजुअली जो ये अपना अ, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लड़कियाँ हैं, बुटीक वगैरह चलाती हैं, कईयों की जल्दी शादियाँ हो जाती हैं। तो एमएसएमई के थ्रू मैं उनको कई बार ट्रेनिंग्स भी देती हूँ और उनको पता है कि मैं अदरवाइज़ काउंसलिंग भी करती हूँ। जी, एक बार ट्रेनिंग के दौरान मैंने उनको पूछा कितनों के पास फ़ोन है? उन्होंने कहा मैम सबके पास है। मैंने कहा जी कितनों के पास वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1 डायल पे, मतलब आपने कोई भी अपना फ़ोन का एक नंबर दबाया और इमीडिएट वुमेन हेल्पलाइन नंबर डायल हो कॉल जाए। चला। वो सेव्ड है, कॉल चली जाए, वो सेव्ड है। आप यकीन नहीं मानेंगे, किसी के पास नहीं था। 50 लड़कियाँ 50 में से किसी के पास नहीं। पता सबको है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई है? इस हालात में फैमिलीज़ इकट्ठी हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, मेल्स के पास अपनी किस्म का स्ट्रेस है, फीमेल्स के पास अपनी किस्म का स्ट्रेस है। अब प्लस इसमें सबसे मेजर चैलेंज हो गया है जिसको हम बोलते हैं अ, अल्कोहल एडिक्शन कह लीजिए, ड्रग एडिक्शन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जिनके एक अपने जी, होते हैं कि हम बाहर गए, नौकरी करी, 2 पैग पीने हैं या व्हाटएवर जो भी ये लोग नशा करते हैं। अब उनको वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा तो गुस्सा कहाँ? जी, 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 जी। बुजुर्ग माँ-बाप पे तो उतरेगा नहीं। बच्चों पे हुँ, करेंगे तो माँ-बाप बैठे हैं, दादा-दादी, नाना-नानी बैठे हैं कि भई क्या कर रहे हो? तो औरतें सबसे पहला शिकार हैं उस चीज़ का।
जी, इस हालात में मेरे रिकमेंडेशन जो सभी फीमेल्स के लिए वो सबसे पहले ये है कि भी आप की ही सहायता के लिए पुलिस ने एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर बनाया हुआ है। वो अकेला सेक्सुअल के जी, लिए नहीं है, वो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी है। तो ये इस जी, चीज़ के लिए जागरूक होना ज़रूरी है कि फ़ोन पे अकेले टिकटॉक बनाना या वो काफ़ी नहीं है। आपके पास आपकी खुद की हुँ, सुरक्षा के लिए किसी के साथ कभी भी ये चीज़ हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी जी, है कि आपका कहते हैं ना अभी स्टार या 1 डायल के ऊपर वुमेन हेल्पलाइन नंबर ज़रूर होना चाहिए। नेशनल जी, काउंसिल बिल्कुल। ऑफ वुमेन जो है वो ऑलरेडी इस चीज़ के लिए बहुत ज़ोर-शोरों से कोशिश कर रहा है। झुग्गी झोपड़ियों हुँ, में बहुत प्रॉब्लम्स है। ले जो ये काम वाली लेडीज़ आती हैं, उनके तो फ़ोन्स भी नहीं है। तो उनका रास्ता क्या जी, है? रास्ता तो यही है कि भई कोशिश करें कि अगर आपको पता है कि भई घर का माहौल एक तरीके से है, तो अगर आपके हुँ, नेबर हैं या कोई आपको याद होगा बीच में कंसेप्ट आया था रिंग द बेल। जी, 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 अगर आप जानते हैं इसके बारे में। रिंग द बेल का हुँ, ये था कि अगर किसी पड़ोसी को अपने पड़ोस में कोई ऊँची-ऊँची आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ भी होती हैं, तो वो जाकर उस घर की घंटी बजा दे। घंटी बजा दे, बिल्कुल जी, रिंग द यस। बेल, जी, जी, तो जी, क्या है जी, कि भी बाहर वाला कोई इंसान आने लगा है, कुछ है तो शांत रहे। इस टाइम पर ये एक सेकंड टिप है जो हो सकता है। तीसरी और जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको लग रहा है कि इन हालात में इतनी चीज़ बढ़ गई है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी कई किस्म का होता है। एक होता है हुँ, इमोशनली भी अब्यूज़ किया जाता है और एक है फिज़िकल। जी, अगर बात वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ फिज़िकल अब्यूज़ आपके साथ हो रहा है, तो नेशनल जी, काउंसिल फॉर वुमेन भी रिकमेंड करता है, मैं एक औरत होने के नाते भी रिकमेंड करती हूँ। तो आप बिना हिचक के पुलिस बैरियर्स आपके घर के पास होते हैं, सब चीज़ होती है, आप उनसे जाके मदद ज़रूर लें। क्योंकि जी, ये वो टाइम नहीं है जहाँ आप ये सोचें कि भई अब ये हालात हैं, तो क्या करें? कोरोना सबके लिए है, किसी एक के लिए हुँ, नहीं है। लेकिन इसका नहीं मतलब है। ये नहीं है कि हम मरने से पहले मर जाएँ। जी, आप ये जी, जी, सोचें कि महामारी है, मैं बाहर निकलूँगी या कुछ और होगा, बट अगर आप खुद ही अंदर कुछ घुट रहे हैं, आपके बच्चों पे भी उसका नेगेटिव असर पड़ रहा है, तो बहुत ज़रूरी हुँ, है कि महिलाएँ अपने आप को थोड़ा-सा वो करें। और हुँ, हमारे जो अपने ह्यूमन राइट्स वाले हैं, उनके बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जो ऑलरेडी अलग-अलग ब्लॉक्स में हमने घुमाए हुए हैं। हुँ, अ, मेरा नंबर भी जैसे ऑनलाइन अवेलेबल रहता है जी, 851 000 333 जी, एनीबॉडी कैन व्हाट्सएप और मैसेज मी ऑन दैट, ताकि हुँ, अगर मैं उस एरिया में नहीं भी हूँ, तो हमारे उस ढंग से कॉन्टैक्ट है कि हम दूसरे स्टेट्स में भी जो हमारे बंदे हैं, हम उनको आपकी हेल्प के लिए भेज सकते हैं। जी, तो जी, ये जी, कुछ चीज़ें बिल्कुल। हैं जो देखनी बहुत ज़रूरी हैं जी, और मैडम कहीं मेरा न जी, कहीं हाँ, जी, 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 मुखर्जी मैडम एक जो महत्वपूर्ण चीज़ और है कि जिस तरीके से हमने प्रवासी मज़दूरों की जो समस्याएँ जो हैं आपने उनके बारे में समस्याओं के बारे में बताया और हल भी कुछ ना कुछ सुझाए हैं आपने महिलाओं के। अब बच्चों की बात करें तो चूँकि बच्चे भी घरों में हैं और बच्चे भी कहीं न कहीं खबरें आती हैं कि हिंसा का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए माँ-बाप को या उनके जो गार्जियन हैं, उनको अब के सोच में आना पड़ेगा कि ये जो स्थिति है, ये जो स्ट्रेस है, ये सबके लिए है और उन बच्चों जो चूँकि बच्चा घर पे हैं, ग्राउंड में नहीं जा पाएँगे, बाहर नहीं खेल पाएँगे, तो उन बच्चों के लिए भी मुश्किलें हैं। तो इस उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए उसके लिए ज़रूरी है कि जैसा मैंने कहा कि ये जो फ़ोन है, आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी जी, का सही इस्तेमाल इस हालात में हम लोग कर सकते हैं। जी, अब होता क्या है कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत से मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, जो नौकरियाँ कर रहे थे जी, ऑफ़िसेज़ में, सब वर्क फ्रॉम कर रहे हैं। आप ज़रूर करिए, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके बच्चे भी अब आप ही की तरफ देख रहे हैं क्योंकि उनको अपने माँ-बाप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पास अपने आप को बिज़ी रखने का तरीका नहीं है। हुँ, तो हमारे के रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इस टाइम पर आप बच्चों पे ये भी बर्डन मत डालें कि बेटा तुम बैठकर लैपटॉप पे ऑनलाइन कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको अपने बच्चों के साथ एक मी टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि जी, अगर आप अपने घर पे हैं और हुँ, आप घर में कुकिंग कर रहे हैं या आप घर में जी, कुछ भी आजकल यूट्यूब पे एक डीआईवाई प्रोजेक्ट्स के नाम से बहुत अच्छा आता है। बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। आप खुद को व्हेन आई से खुद हुँ, को मतलब नॉट ओनली अ फीमेल बट हस्बैंड आल्सो, हस्बैंड वाइफ दोनों अपने हुँ, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। पूरे दिन में आप बाकी जो भी काम करें, कम से कम 1 घंटा अपने बच्चों के साथ बिताएँ। उनसे जी मैडम, बातचीत करें। जितना जी, बात जी, करेंगे, बच्चे उसमें आउटकम में करेंगे और क्रिएटिव हुँ, चीज़ों में उनको लगाएँ। प्लस हुँ, मॉर्निंग टाइम है, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, रात को जागते रहते हैं, सुबह उठते 11-12 बजे, 1 बजे। हुँ, गलत हुँ, है। आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें। बच्चों के हुँ, साथ और कुछ नहीं कर सकते, हल्का लाइट एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा के आप एक्सरसाइज़ेज़ कीजिए।
आप बच्चों को उसमें अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए, बच्चों को अपने साथ उठाइए। पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चों के हाथ में आप एक मोबाइल फोन दे दीजिए, बच्चा अपना गेम खेल रहा है तो हम अपने 4 काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी या मोबाइल जो है उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं और हमारा जो माइंड जो अभी इस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, उसको थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह है जहां आप अपने टेरेस पे जा सकते हैं, ऊपर छत पे जा सकते हैं, बालकनी में निकल सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग आज आप अपने बच्चों के साथ 2 मिनट खुद चाय पी रहे हैं, बच्चे अगर छोटे ज्यादा हैं उनको दूध दे रहे हैं, बच्चे अगर टीनेजर ग्रुप है तो 2 मिनट आप उनको अपने साथ उठाएं, उनके साथ कुछ अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करें। बच्चे कई बार कहते हैं जी मेडिटेशन नहीं होता, कोई बात नहीं, कई बच्चों को डांस का बहुत शौक है, तो आप लेट देम डांस, लेट देम हैव मतलब एक एक्सरसाइज रिजीम बहुत जरूरी है, तभी आप एक सटल वे में ये जो एक स्थिति है उसको कर सकते हैं। फिर उनसे पूछें कि भी उनके आगे ड्रीम्स क्या हैं। टीनेजर्स इससे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फील कर रहे हैं, क्योंकि किसी के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट आ जाएंगे तो ये नहीं पता कि आगे ऑनलाइन की क्या परिस्थिति रहेगी, क्या हिसाब रहेगा। उन बच्चों से बात करें, उनको अश्योरेंस दें कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ महीने देर भी हो गया कहीं जिंदगी नहीं रुक रही, ये है वक्त के साथ उनका करियर अपने आप एक ग्राफ पे चलेगा। इस टाइम बच्चों को एक इमोशनल सपोर्ट की अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस भूल भुलैया में कि हम पैसे कैसे कमाएंगे, सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, खाना राशन होगा कि नहीं होगा, अपने बच्चों की वो जो एक आत्मा की भूख है, एक प्यार की भूख है, एक जो इमोशनल सपोर्ट की भूख है, उसको नजरअंदाज ना करें, ये बहुत जरूरी है। अंतिम में मैं चलते चलते एक लास्ट सवाल आपसे लूंगा मैडम, कि आपने चूंकि मानवाधिकार में काफी लंबे समय से अपना टाइम दिया है, काम किया है, और आपने उत्तराखंड जो 2013 की कैलेमिटी थी उसमें भी आपने काफी काम किया, बच्चियों के लिए आप लगातार काम कर रही हैं, और अब जो कि जो समय है, मौजूदा समय है, कोरोना का समय है, इसमें आप सोसाइटी के लिए जो योगदान दे रही हैं, चंडीगढ़ में दे रही हैं, आप हरियाणा की एक काफी दूर तक बेल्ट तक काम करती हैं, आप लोगों को क्या संदेश देंगी इस मौजूदा समय में, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का सहारा बन के कैसे चला जाए, सो दैट कि हम इससे सब मिल के बाहर निकलें? अनिल जी देखिए, आपके माध्यम से मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगी कि एक हालात बने हैं, लेकिन इकट्ठे हम इन हालात से बाहर निकल सकते हैं। आप ये सोचें कि अगर मैं ये एक छोटा सा 0.5% का एक काम नहीं करूंगी तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे कई बार लोग सैर के लिए निकलते हैं, आजकल लोग अपने दोस्तों को मिस करते हैं, सडनली आप देखेंगे वो मास्क नहीं लगाते या कुछ नहीं करते, तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी अगले 2 साल तक कम से कम ये एक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमें ये मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि भारत देश की आबादी इतनी है कि इतनी जल्दी ये चीज कंट्रोल नहीं होने वाली। वैक्सीन आने पर भी प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। घर में बुजुर्ग और छोटे जो बच्चे हैं, स्पेसिफिकली मेरी बुजुर्गों से बड़े प्यार से विनम्र निवेदन है आपके जरिए कि आप बहुत कीमती हैं आपके परिवार के, तो आप कोशिश करें अपने घर में रहें। अगर आपको जाना भी है तो मास्क लेकर अपने साथ किसी अपने बच्चे को साथ लेके जाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत हो, कुछ हो तो आपको हैंडल किया जा सके। तो किसी भी तरीके की इस टाइम लापरवाही वो बहुत महंगी पड़ सकती है, और हम ये सोचें कि उस परिवार को हुआ है, मेरे परिवार में नहीं होगा, तो वो गलत है। अगर बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मास्क डालें, बार बार, अभी आप देख रहे होंगे कि अभी मेरे गले में मास्क है, बिकॉज मैं अब अपने घर के अंदर हूँ। मास्क का भी प्रयोग करने का एक तरीका है, अगर आप घर के अंदर मास्क उतार सकते हैं, हर वक्त मत डालें, गाड़ी के अंदर मत डालें। द मोमेंट आप क्राउडेड स्पेस में हैं, आप शीशा नीचे कर रहे हैं, मास्क जरूर पहने। सैनिटाइजर्स अगर कोशिश करें आप पॉकेट वाले यूज कर सकते हैं, अपनी जेब में जरूर रखें। और अगर कोई ऐसा गरीब आपको दिखता है, कोई ऐसा इंसान आपको दिखता है जो हाथ फैला के आपकी तरफ आ रहा है, तो वीडियो बनाने से बेहतर है और फोटो खींचने से बेहतर है कि आप उनको पूछें कि उन्हें क्या मदद चाहिए। आप कर सकते हैं जरूर करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो पुलिस हेल्पलाइन या किसी पे कॉल करें, ताकि वो उनको सही मार्गदर्शन दे सके, उनकी सही मदद कर सकें। इस टाइम हमारी ये छोटी छोटी जो कदम हैं वो एक बहुत बड़ा रिजल्ट ला सकते हैं हम सबके लिए आने वाले वक्त में, और हमें मदद कर सकते हैं इस आपदा से जल्द बाहर निकलने में। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए और हमें अपना समय दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।